ये चने का खेत है जिसमें हम खड़े हैं और पुठवार का खित्ता एक ऐसा खित्ता है जिसमें इस फसल से किसान जो है वो सदियों से आगाह है, सदियों से वाकिफ़ है। और ये जो है पाकिस्तान में चूँकि बहुत, मैं ये कहूँ कि अगर सदियों से जो है उगाया जा रहा है तो ये गलत ना होगा, और ये पाकिस्तान की बहुत अहम फसल है। और मैं थोड़ा सा आप लोगों से ये भी बताता चलूँ कि हम दुनिया में आबादी या एराज़ी के लिहाज से जो चने की एराज़ी है वो दूसरे नंबर पे आते हैं। तकरीबन 35 से 40 लाख एकड़ पे चना हम लगाते हैं और हमसे ज़्यादा एरिया जो है वह हिंदुस्तान का है। तो यही खित्ता है जहाँ चना शुरू से होता आया है। और आप ये देख रहे हैं ये चने की दो किस्में हैं। ये एक लाल फूल जो है आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वो चना है जिसको आप काला चना कहते हैं, जिससे आप दाल बनाते हैं, पकौड़े बनाते हैं, आपकी मिठाई में इस्तेमाल होता है। और दूसरा चना जो है वो सफ़ेद, उसके सफ़ेद फूल होते हैं, वो जो है वो काबली कहलाता है। और वो आप रमज़ान के महीने में कोई भी जो है दस्तरखान उस काबली से खाली नहीं होता। तो ये चने की जो है अहमियत है। और इसकी तारीख़ का जहाँ तक है ये हिस्ट्री है वो तो पाकिस्तान में पुराने से पुरानी हिस्ट्री है। बल्कि ये कहूँ कि इस वक्त दुनिया में 38 ममालिक चना जो है चने में लगाते हैं, और हम जो हैं सबसे पुराने और सबसे जो है चने में उगाव करने में हमारा नंबर है बड़े सग़ीर का। और यकीनन पाकिस्तान जैसे मैंने कहा कि 40 लाख एकड़ पे चना लगाता है, तो बहुत ही अहम दुनिया का मुल्क है चने का। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि अब इसके जो है फसल के हालात क्या हैं। इस दफ़ा चना माशाल्लाह थल में बहुत अच्छा, क्योंकि पोठवार और थल जो है और चावल का इलाका, ये 3 इलाके हैं जहाँ चना जो है लगाया जाता है। और 3 इलाके के, एक जो है चावल के बाद लगता है, थल में जो है आपका लैया है, बखर है, खुशाब है, मियांवाली है, कोई झंग का हिस्सा है, इसमें इसको थल कहते हैं। और तकरीबन मुल्क का 80% चना उसमें लगता है, और बग़ैर आपाशी के लगता है, रेत के टिब्बों पे लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो सीज़न था वो बिजाई के वक्त में मौसम बहुत अच्छा था, वत्तर था, तो चना काफ़ी लगा। और वहाँ ये जो आप के इलाके पुठवार में लिश्क या बीमारी या ब्लाइट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ नहीं है। तो इंशाअल्लाह हमारा फसल जो है इस साल अच्छी होगी। ये लिश्क या ब्लाइट जो है ये इसी इलाके की बीमारी है। ये 1914 में एक साइंसदान था अंग्रेज़ बटलर, उसने इस इलाके में जो है इसको पहचाना था। और फिर चूँकि इसका वास्ता होता है बादलों से, इसका वास्ता होता है नमी से, अगर 80% से ज़्यादा हवा में नमी है, इसका वास्ता होता है दर्जा हरारत से, अगर 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत है तो ये बीमारी अगर, और इकसाम जो लगाए गए हैं उनमें अगर कुव्वत बर्दाश्त नहीं है तो ये बीमारी जो है फैलती है। और इसके फैलने का तरीका ये है कि जैसे बारिश पड़ती है तो इसकी जो थैलियाँ हैं जिसमें ये फफूंदरी, एक ये फफूंदरी है, फंगस जिसको कहते हैं, ये फिर हवा में ऐसे निकलते हैं उस बारिश के उड़ के, और फिर हवा से और बादलों से और बारिश के जो बूंदाबांदी है उससे फिर फैलती है। तो अगर वैरायटी या इकसाम में कुव्वत बर्दाश्त नहीं होगी तो वो जो है बीमारी आएगी। ये आप सामने देख रहे हैं जो ये बीमारी आई हुई है। और इसी आपके खेतों की भी ये इस दफ़ा बहुत आई है। जिन ज़मींदारों ने रेजिस्टेंट वैरायटीज़ नहीं लगाई हैं तो पोठवार में ये बीमारी जो है वो काफ़ी इस दफ़ा फैली है, क्योंकि बारिशें बहुत हुई हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो जिक्र कर रहा था मैं अपने किसान भाइयों से कि ये बीमारी जिसको उर्फ़ आम में लिश्क कहते हैं, या किसी इलाके में कहते हैं कि जी फसल को जो है ना हवा का या हवा का हमला हुआ और सूख गई, तो मैं उसको ब्लाइट कह रहा था, जो कि एक फफूंदरी है जिसके ज़रिए ये जो है फैलती है। और इसके फैलने के लिए ख़ास आब व हवा की ज़रूरत होती है, जैसे कि बारिश हो, बादल हों, और हवा में जो है नमी 85-90% हो, कई दफ़ा उससे ज़्यादा हो। और इसमें दर्जा हरारत जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था कि अगर 18 और 20 के दरमियान हो और बादल हो तो ये बहुत जल्द फैलती है। शर्त सिर्फ ये है कि बीमारी उसमें बीज में हो और वैरायटी में जो है ये इकसाम में कुव्वत बर्दाश्त न हो। तो चंद दिन पहले हमें ये जो है ना रिपोर्ट मिली कि इस दफ़ा पुठवार के खित्ते में ये बीमारी फैली है। ये फैलनी थी, इसलिए फैलनी थी कि पूरा आधा जनवरी, पूरा फरवरी और आधा मार्च जो है इसमें बादल, बारिशें और उसके बाद नमी ये, और उसके बाद मेरे किसान भाइयों ने जो है वो वैरायटियाँ लगाई जिनकी घर के भड़ोले से निकाली और जिसमें कुव्वत वो लगा दी। तो हमने ये देखा इस खित्ते में
कि उन बेचारों किसानों का बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन जिन किसानों ने वो वैरायटीज़ लगाई जिनमें कि कुव्वत बर्दाश्त थी, रेजिस्टेंस थी, उनकी जो है बिल्कुल फसल ठीक खड़ी है। हम पिछले हफ्ते एक खेत में गए, वहाँ 650 कनाल चना लगा हुआ है उस ज़मींदार का, और उसने रेजिस्टेंट वैरायटी NARC से जो बीज लेके हमने फतेह जंग में रखा था और फतेह जंग स्टेशन से, रिसर्च स्टेशन से उन्होंने लिया, तो उसकी फसल काबिल दीद है। आदमी देख के कहता है कि देखो रेजिस्टेंट वैरायटी का क्या अहम जो है किरदार है। और साथ ही एक किसान भाई की फसल बिल्कुल इसी तरह देखी जो ये आप देख रहे हैं, और वो बीज भी गया, हाल भी गया, कीमत भी गई, सब कुछ गया। तो कहने का जो है मकसद ये है, ये गुजारिश ये है कि बीज और चने का बीज पुठवार में जब तक रेजिस्टेंट वैरायटी किसान भाई नहीं लगाएगा तो उसके ये मसाइल आते रहेंगे और उसका ये जो है होता ही रहेगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमने चना लगाना है, और यकीनन लगाना है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले इसकी अहमियत बताई थी, तो इसके लिए रेजिस्टेंट वैरायटी और उस वैरायटी को जो है एक इंसेक्टी फंजीसाइड है या दवा है, अगर वो लगा दें तो ये एक मरबूत या इंटीग्रेटेड अप्रोच हो जाता है, और इससे जो है उस वैरायटी की या उस इकसाम की ज़िंदगी जो है वो कई साल तक चलती है। जैसा कि मलिक साहब ने पहले ही आपको चने की एक अहम बीमारी के बारे में बताया है, वो लिश्क है। अभी मैं ये किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि लिश्क जो है ये पैदा कैसे होती है, किस तरह से ये बीमारी आती है। तो इसके दो बहुत अहम सोर्स हैं। पहला है बीमार शुदा बीज। अगर बीज बीमार होगा, उसके अंदर इस बीमारी का, इस फंगस का जरसूमा होता है, तो उस बीमारी को जब वो बीमार शुदा बीज हम काश्त करेंगे तो वो उससे ये बीमारी आती है। पहला तो ये सोर्स है। अब दूसरा बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो बीमार पौधे होते हैं वो किसान उसको इकट्ठा करके नहीं जलाते, वो उस खेत के अंदर ही रह जाते हैं, वो दूसरा सबब बनता है बीमारी का। तो ये जो मेन सोर्स है, इस तरह से बीमारी आती है। अब बीज से कंट्रोल करने के लिए तो हमने काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह फंजीसाइड्स के ट्रायल किए हैं NARC के रिसर्च शोबा में, दालों में। तो इसमें हमारे पास ऐसे केमिकल मौजूद हैं जिनको हम लगाकर इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, हम फार्मर्स को ये रिकमेंड करते हैं कि जब चने की फसल काट लें, उसके बाद जो जितना डेब्रिस वगैरह बीमार शुदे पौधे होते हैं उनको काट के जलाना चाहिए। अगर वो जला नहीं सकते तो वो जब मानसून की बारिशें होती हैं उनको गहरा हल चला के उसमें दबा दें। ये दो मैसेज मैं देना चाहता हूँ। अब इस ब्लॉक में जहाँ हम खड़े हैं, तो मैं आपको ये बताता हूँ मुख्तसर तौर पर कि ये हम क्या करते हैं। इसमें हमारा ब्रीडर्स के साथ लिंक है, जो हमारे इंटरनेशनल ब्रीडर काम चने पे कर रहे हैं उनके साथ लिंकेज है। इकाडा है, इक्रिसाट है, हमारे जो मुल्क के अंदर ब्रीडर्स काम कर रहे हैं, डॉक्टर अहमद बख्श साहब हैं हमारे इसमें NARC के, डॉक्टर तुफैल साहब उनके शोबा से, ये सारी नर्सरी हमारे यहाँ आती हैं। तो हम ये मेरे हाथ में जो देख रहे हैं, ये फंगस हमने आर्टिफिशियली लेबॉरेटरी में ग्रो करके इसके ऊपर फिर हम स्प्रे करते हैं। जब स्प्रे करते हैं तो उसके बाद ये बादलों में और बारिश में नमी की वजह से ये बीमारी फैलती है। उसके बाद हम वो रेजिस्टेंट लाइन जो है, मसला आप देख रहे हैं कि जहाँ मैं खड़ा हूँ ये कितना बिल्कुल हरा भरा नज़र आ रहा है। इसके साथ ही ये लाइन जो है, आप ये वैरायटी देखते हैं, ये ससेप्टेबल है। तो ये हमने टेक्निक से एक निकाली हुई है जिससे हम स्क्रीनिंग करते हैं फील्ड के अंदर। हर 2-4 लाइनों के बाद एक लाइन जो है जो बहुत ससेप्टेबल होती है वो हम लगा लेते हैं। उसके बाद दूसरी लाइन होती है जिसको हम टेस्ट करते हैं। जब ये बीमारी हम इसके ऊपर लगाते हैं तो जो मोस्ट ससेप्टेबल या बहुत ही जिसमें कुछ से मुदाफ़ियत नहीं होती वो मर जाते हैं। उसके बाद हम ये सेलेक्ट करते हैं मटेरियल, और ये हम ब्रीडर्स को पास ऑन करते रहते हैं। उसका मटेरियल टेस्ट करके हम सारी इंफॉर्मेशन उसको देते हैं। उसके बाद वो अपनी ब्रीडिंग मटेरियल में उसके क्रॉस में ला के फार्मर्स को ये करता है। तो ये ऐसी बीमारी है जिसके फिर मैं फार्मर्स को ये मैसेज देने के लिए ये अर्ज करूँगा कि इसको कंट्रोल करने के लिए अब जो कुछ सारा काम कर रहे हैं हम वो असल में कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं, ताकि किसान के साथ ऐसी किस्में जाएं। अगर इसके पास ऐसी किस्म नहीं है तो फिर भी वो कम से कम बीज से जो उसका जरसूमा होगा उसको कंट्रोल कर सकता है। उसके लिए हम बेनलेट है, ये फंजीसाइड है, या अगर वो नहीं मिलता तो कैप्टान है। तो बीज पे ये 2 ग्राम फी किलो के हिसाब से अगर लगा दे तो इस बीमारी को कंट्रोल कर सकता है। दूसरा, मैंने जैसे कि पहले ये तरीका बताया है कि वो डीप सोइंग करे, उससे जरसूमे नीचे चले जाते हैं, वो मर जाते हैं, या फिर इकट्ठा करके डेब्रिस जो ये जला दें। तो ये ब्लॉक जो है इसमें हम ये सारी स्क्रीनिंग करते हैं, और ये इसमें कुफ्ते मुदाफ़ित वाली अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कुफ्ते मुदाफ़ित वाली लाइनें जो वो सेलेक्ट करें।
अब मैं आपको ये बताऊंगा कि असल में ये पौधे मरते किस तरह हैं, ये पौधे पे होता क्या है। मसलन आप देख रहे हैं कि ये पौधा जो है ये बिल्कुल जलना शुरू हो गया है। तो एक में खास बात यह है कि जड़ों के ऊपर इस बीमारी का असर नहीं होता, जड़ें बिल्कुल सही रहती हैं। ऊपर वाला जो पौधे का हिस्सा है जिसको हम फोलियर पार्ट्स कहते हैं, ये सारे ये इन्फेक्ट असल में इस पे इन्फेक्शन आती है। सबसे पहले होता क्या है, मसलन आप ये देख रहे हैं कि सारे का सारा पौधा जल गया, तो इस फंगस के, इस फफूंदी के जो स्पोर्स हैं ये इसके स्टेम के ऊपर आते हैं, इसके पत्तों के ऊपर आते हैं। जब इसको नमी मिलती है तो वो ग्रो करते हैं और फंगस जो है स्टेम के अंदर, इस लीव्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है। जब पेनिट्रेट करती है ये टॉक्सिन पैदा करती है, इस किस्म का जहरीला मादा पैदा करती है, उससे ये सारे के सारे ये जलने शुरू हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर ये पिकनीडिया बने हुए हैं, ये असल में उसके फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं जो आगे फिर स्पोर्स जो है नबी में स्प्रेड करती हैं। इसके अंदर लाखों की तादाद में स्पोर्स होते हैं और ये स्पोर्स फिर आगे हवा में फैल के इसका मटीरियल फिर आगे जो हेल्दी प्लांट्स हैं उनके ऊपर जाता है। इस तरह से ये मरना शुरू हो जाते हैं, लीफ भी मर जाते हैं, स्टेम भी मर जाता है और ऊपर वाले हिस्से सारे के सारे इसके जो ना वो खत्म हो जाते हैं। इस तरह से ये फंगस जो है इस पौधे को तबाह करती है। जैसा कि हमारे बीमारियों के माहिर डॉक्टर बशीर अहमद साहब ने अभी आपको बताया कि एक ये बीमारी ऐसी है जिसकी वजह से चने का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और उन्होंने आपको ये भी बताया कि इस बीमारी के तदारुक के लिए हम किस तरह क्या कुछ करते रहते हैं। अब मैं थोड़ा सा अपने ज़मींदारों को, भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि हम ये कितनी मेहनत के बाद, कितनी वक्त लगाने के बाद ऐसी अक़साम बनाते हैं। होता ये है कि जिस तरह आम मिसल मशहूर है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर बीमारी का इलाज रखा हुआ है, इसी तरह पौधों में भी अल्लाह ताला ने बीमारियां भी पैदा की, उनके लिए इलाज का बंदोबस्त भी अल्लाह ताला ने कर दिया। हम फिर ऐसा करते हैं कि मुख्तलिफ अक़साम जो दुनिया से लेकर और अपने मुल्क से इकट्ठी करके हम अपने जो बीमारियों के माहिरीन हैं उनको दे देते हैं। वो अपने ब्लॉक में, अपने प्लाट में या अपने फील्ड में उनको ले जा करके उन पे मसनूई तरीके से बीमारियां पैदा करते हैं और वो ये देखते हैं कि कौन सी बीमारी, कौन सी किस्म जो है उस पे बीमारी आती है और कौन सी ऐसी किस्म है जिसमें कुव्वत मदाफियत है और उसके ऊपर बीमारी नहीं आती। उसकी मिसाल आपके बिल्कुल सामने है कि यहाँ इस फील्ड में हमने ब्रीडर्स ने जो तहकीकी भाई हैं उन्होंने इन बीमारी के माहिरीन को ये अक़साम दी हैं और उन्होंने उस पर ये चेक किया है कि कौन सी बीमारी कुव्वत मदाफियत वाली है। और बिल्कुल आपके सामने है कि ये जो किस्म आपको नजर आ रही है, बीमारी होने के बावजूद उस पर बीमारी का कोई असर नहीं, जबकि उसके साथ वाली किस्म जो है उस पर बीमारी लग गई और उसकी वजह से, बीमारी की वजह से उसके पौधे मर गए। अब ये चीज़ देखने के बाद हम ये नोट कर लेते हैं कि इतनी अक़साम जो हैं उनमें कुव्वत मदाफियत पाई जाती है। फिर जो कुव्वत मदाफियत वाली किस्में हैं हम उनको दूसरे अपने फील्ड में, अपने तजर्बाती प्लाट्स में ले जा करके चेक करते हैं कि इनमें बीमारी के खिलाफ तो कुव्वत मदाफियत है, आया इनमें पैदावारी सलाहियत भी है कि नहीं। फिर हम उनको उनकी पैदावारी सलाहियत के मुतालिक उस बारे में उनको हम फिर टेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि जो अक़साम जिनमें पैदावारी सलाहियत तो नहीं है लेकिन बीमारी के खिलाफ उनमें बहुत कुव्वत मदाफियत है, फिर हम साइंसी तरीके से वो जो उसमें खसूसियत है, कुव्वत मदाफियत वाली खसूसियत है, वो हम साइंसी तरीके से वो दूसरी जो किस्म है जिसमें कुव्वत मदाफियत तो नहीं है लेकिन उसमें पैदावार बहुत है, हम फिर साइंसी तरीके से उस एक खसूसियत को वहां से लेते हैं साइंसी तरीके से और जो ज्यादा पैदावार देने वाली किस्म है उसमें हम कुव्वत मदाफियत डाल देते हैं। ऐसा करने के बाद जब हमें तसल्ली हो जाती है कि अब ये जो नई किस्म तैयार की है उसमें कुव्वत मदाफियत भी है, ज्यादा पैदावार भी देती है, फिर दोबारा हम वही किस्म अपने बीमारियों के माहिरीन को देते हैं ताकि वो दोबारा चेक करें कि क्या इनमें मदाफियत, कुव्वत मदाफियत आ भी गई है। फिर वो दोबारा उसी फील्ड में ला करके उन पे दोबारा मसनूई तरीके से बीमारी पैदा करते हैं और देखते हैं कि इसमें अगर बीमारी वाकई नहीं आती तो फिर वो ज्यादा पैदावार वाली किस्म हम ले करके उसको फिर दोबारा टेस्ट करते हैं और उसके पैदावारी तजर्बात करके उसके बाद हम उसका सीड मल्टीप्लाई करके ज्यादा करके जमींदार भाइयों तक पहुंचाते हैं। इस मकसद के लिए हमें कम अज कम 10-12 साल लग जाते हैं। अब जमींदार भाइयों से ये गुजारिश है कि जिस काम के लिए हमें 10-12 साल लग जाते हैं और हम वो
قسم بھی پیدا کر لیتے ہیں جس میں پیداوار بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس بیماری کے خلاف قوت مدافعت بھی ہوتی ہے۔ اگر وہ زمیندار بھائی وہ قسم نہ لگائیں تو وہ ہمارے اس ساری محنت کا پھل ضائع چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ زمینداروں بھائیوں کے پاس ہم بھی جاتے ہیں اور وہ بھی ہم سے رابطہ قائم کریں تاکہ انہیں جو نئی اقسام پیدا ہوئی ہیں ان کا بیج دستیاب ہو سکے اور ان کی فصل بیماریوں سے بچ جائے، مرے نہیں، اور ان کو بھی اس چیز کا فائدہ ہو، ان کی پیداوار میں، ان کی آمدنی میں بھی اضافہ ہو، اور اس طرح ملک کا بھی فائدہ ہے، دوسرے لوگوں کے لیے بھی اس کو فائدہ پہنچے گا۔ جناب جہاں تک چنے کا تعلق ہے جی، چنا یہاں کافی پہلے کاشت ہوتا رہا جی، لیکن کچھ کافی عرصہ ہوا کہ اس کے اوپر ایک بیماری کا مارچ فروری کے اینڈ اور مارچ کے شروع میں اس کے اوپر ایک حملہ ہوتا ہے جی، جس کو یہ بلیک کہتے ہیں۔ تو اس سے یہ فصلیں عموماً تباہ ہو جاتی تھیں، کیونکہ لوکل چنا تھا تو اس پہ لوگوں نے کافی اس پہ کچھ، چونکہ ریسرچ تو ہو نہیں سکتی تھی، تو جب دیکھا جی کہ یہ تو چنا تباہ ہو جاتا ہے ہر سال، تو لوگوں نے اس کے بعد اس کو کاشت کرنا چھوڑ دیا۔ اگر کسی نے کوئی کاشت کیا بھی ہے جی تو بڑا تھوڑا، کسی نے 1 من کر دیا، کسی نے 20 کلو کر دیا، کسی نے 2 من کر دیا، اس اوپر نہیں کرتے تھے، کیونکہ شیورٹی نہیں ہوتی تھی کہ یہ سروائیو کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو اس لیے چنے کو اس کے بعد اس علاقے سے خیر آباد کر دیا گیا جی۔ دوبارہ جناب ابھی NARC والوں نے اس پہ کافی ریسرچ کی ہے اور ایسی ایسی ورائٹی انٹروڈیوس کی ہیں کہ جو ہر حساب سے بلائٹ ریزسٹنس ہے جی۔ اگر ان کے اوپر کوئی ایفیکٹ پڑ بھی جائے تو کوئی 50% پھر بھی فصل جو ہے وہ سروائیو کر جاتی ہے۔ لاسٹ ایئر جو میں نے آبزرو کیا وہ یہ تھا جی کہ لوکل ورائٹی جہاں بھی اس کے اوپر ایفیکٹ ہوا نا جی، اگر اس کے ساتھ کوئی آپ کی NRC کی جو لیٹسٹ جو آپ کی ورائٹیز ہیں وہ کاشت ہوئی، اس کو بھی اس نے تھوڑا سا سائڈ پہ ڈیمیج کیا ہے، لیکن جو میں نے ڈیٹیل سے دیکھا ہے جی، جو نئی ورائٹیز ہیں انہوں نے بڑا اچھا سروائیو کیا۔ اگر کوئی ایفیکٹ پڑا ہے تو بالکل بڑا معمولی سا پرانی ورائٹی کے ساتھ جہاں ان کا آپس میں ملاپ ہوتا تھا وہاں چند پودے جو ہیں وہ جلیں۔ ہم جو جدوجہد کر رہے ہیں یہ جن میں کچھ نہیں تھا یا جو ریزسٹنس نہیں تھی یا جن میں قوت برداشت نہیں تھی وہ مر گئی، اور باقی آپ سارا یہ دیکھیں، یہ کھیت جو ہے آپ ہرا بھرا دیکھ رہے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ یہ ورائٹی، یہ اقسام جو ہے ان میں قوت برداشت اس بلائٹ کے خلاف یا جس کو لش کہتے ہیں اس کے خلاف ہے۔ یہ جو ہے ہوا سے نہیں ہے، یہ پھپھوندری ہے، یہ ایک فنگس ہے اور وہ پھیلتا ہے اور وہ ہی مارتا ہے، اور یہ ایک ایسی نامراد بیماری ہے کہ یہ چنے کو ہی مارتی ہے۔ ایک لحاظ سے بڑی اچھی بات ہے کہ اسی کی اگر کسی اور فصل پہ چلی جاتی شاید اس کے لیے، کیونکہ یہ بہت خطرناک قسم کی بیماری ہے، تو اس کے لیے ہمیں جدوجہد جاری رکھنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ورائٹی جو ہے وہ ریلیز ہو گئی، یہ فارمر تک پہنچ گئی، بس یہ معاملہ حل ہو گیا۔ یہ تو ایک کنٹینیوس یا ایک جو ہے نا وہ جدوجہد ہے جو رکھنی ہے، تاکہ فنگس بھی زندہ ہے، اس نے بھی زندہ رہنا ہے، پودا بھی زندہ ہے، اس نے بھی زندہ رہنا ہے۔ تو فنگس جو ہے یا پھپھوندری کو زندہ رہنے کے لیے اس کو مارے گا تب بھی زندہ رہے گا، اگر وہ اسے نہ مار سکی تو یہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ نظام ربی ہے، اس لیے یہ تحقیق جاری رہنی ہے کہ اگر ایک ورائٹی جو ہے وہ قوت برداشت کھو بیٹھی تو یہ ریسرچ کے ذریعے، یہ تحقیق کے ذریعے، تاکہ اور جو ہے ورائٹیز وہ چینل میں چلتی ہیں اور کسانوں کے بعد آپ لوگوں کے پاس پہنچتی جائیں، تاکہ آپ کو یہ سچویشن یا یہ جو ہے حالات سے دو چار نہ ہونا پڑے۔